सकते हैं, साथ में आप आंसर जरूर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? वायुमंडल में कार्बन किस रूप में रहता है ये आपको बताना है, बताइए, ऑप्शन देख करके बताइए। केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, केवल CO के रूप में, केवल CO के रूप में रहता है। बहुत मोटा पेन हो गया। CO के रूप में, अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, केवल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, या कोयला के रूप में। राधे राधे सिमरन। क्वेश्चन का आंसर बताइए। याद रखना, वैसे हमने आपको दहन बताया था, दहन में क्या होता है, कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, जब पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है तो किसी भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ का दहन जो होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प निकलता है। लेकिन हमने बताया था अपूर्ण दहन भी होता है, जब अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प निकलता है। इसका मतलब अगर ये निकलता है तो वायुमंडल में जरूर रहता होगा। तो आप ये मानो कि ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। तो अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी सभी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। बात समझ में क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता कार्बन यौगिक के लिए सही है? आपको बताना है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कार्बन के जो यौगिक होते हैं, उनके लिए कौन सा कथन सही है, सही बताना है आपको, गलत नहीं बताना है, ध्यान दीजिएगा। तुरंत उसको गोला करिए, जब भी क्वेश्चन करिएगा इस प्रकार के तुरंत आप देखिए उसको। तो क्या है, ये उत्तम चालक होते हैं, ये विद्युत धारा का उत्तम चालक होते हैं क्या? क्या ये अल्प चालक होते हैं विद्युत धारा का? इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है प्रबल आकर्षण बल होता है। इनके अणुओं के बीच में क्या दुर्बल आकर्षण बल होता है या प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है? कौन सा कथन सही है बताइए। मैं आपको इसकी कहानी थोड़ी सी बता देता हूँ। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सहसंयोजी बंध से बने होते हैं, चाहे जैसे मीथेन है ना, चाहे CH3COOH हो, चाहे CH3COCH3 हो, ये सभी क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें क्या होता है, अध्रुवीय या ध्रुवीय आकर्षण बल लगता है, यानी एक अणु मीथेन का है तो दूसरा अणु मीथेन का इनके बीच में अध्रुवीय आकर्षण बल लगेगा, जो कि दुर्बल आकर्षण बल होता है। या एक अणु जो है एथनोइक अम्ल का है, दूसरा अणु जो है एथनोइक अम्ल का है, इन दोनों अणुओं के बीच में जो बल लगेगा वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये सब सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। इन दोनों अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी एक प्रकार का दुर्बल ही आकर्षण बल है। तो इसका मतलब इनके बीच में आकर्षण बल कैसा होता है, दुर्बल होता है, प्रबल नहीं होता है। तो फोर्थ सही है। दूसरी बात, अब ये जो मेथेन है ये तो वियोजित होता नहीं, H+ देगा नहीं, आयन इसके बनते नहीं है, लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये टूट करके H+ देता है, मतलब ये आयन बनाता है, H+ आयन और एसीटेट आयन बनाएगा। मतलब ये विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं लेकिन ये दुर्बल अम्ल है। और याद करो कल मैंने बताया था आपको, कल वाली क्लास में अम्ल क्षार लवण जो पढ़ा था आपने, धातु धातु पढ़ा था, उसमें भी आया था कि जो प्रबल अम्ल होते हैं या प्रबल क्षार होते हैं और प्रबल अम्ल और क्षार के बने जो साल्ट होते हैं ये जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, और जब जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं तो विद्युत धारा का जो है चालन अच्छा करते हैं। तो ये जो है दुर्बल चालक होते हैं। कैसे चालक होते हैं, दुर्बल चालक, यानी कि ये विद्युत धारा का अल्प चालन करते हैं। बात समझ में आई? तो आपको क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा हो जाएगा, दूसरा और चौथा। अच्छा एक बार और बता दीजिए एक बात, कि आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं है? अगर तेज हो तो मैं स्लो कर दूं।
चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा क्या कहा गया है? कहा गया है कि अमोनिया के एक अणु में होता है। अच्छा, अमोनिया लिखा भी तो हुआ है ना, अमोनिया NH3। और हमने आपको पहली जो क्लास हुई थी वहाँ पे मैंने बताया था कि नाइट्रोजन जो है 3 बंध बनाता है। 3 बंध क्यों बनाता है ये भी मैंने बताया था कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है? कितना होता है बता सकते हो? 7 होता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो 2,5 लिखा जाएगा। यानी इसके वाह्यतम कोष में, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन और लेकर के अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3। हमने बताया था संयोजकता निकालनी है तो देखिए वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर वह इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता हो गई। लेकिन अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्या करिए, 8 में से घटा दीजिए। फिर से सुनिए, अगर आपको संयोजकता, संयोजकता का मतलब होता है कितने बंध वो बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा। इसके लिए उसके बैलेंस सेल में, इसके वाह्यतम कोष में, उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। ये सब एक ही बात है, संयोजी कोष, वाह्यतम कोष, बैलेंस सेल, उसके वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लीजिए। अगर वह इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से कम है तो जितना वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। जैसे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है कितनी होती है, 6 होती है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो लिखोगे 2,4। अच्छा, कैसे लिखा जाता है इसके लिए हमने पढ़ाया था, उस लेक्चर को जाके देखो। यहाँ उसको डिस्कस करने लगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो कार्बन के वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 4। तो हमने बताया अगर वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो जो वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। बात समझ में आई? तो अगर 4 से ज़्यादा है तो क्या होगा, 8 में से घटा दीजिए, क्योंकि सब जितने परमाणु हैं, एक आध परमाणु को छोड़ के बाकी सब चाहते हैं कि उसके वाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो अक्रिय गैसें होती हैं इनके वाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अक्रिय होती हैं, मतलब कम क्रियाशील होती हैं, अस्थायी होती हैं, और सभी परमाणु अस्थायी प्राप्त करना चाहते हैं। बात समझ में? तो ये जो है ना, अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की? 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ये अब हाइड्रोजन के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है? हाइड्रोजन के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये अपने वाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। इसलिए यह क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वाह्यतम कोष में, हाइड्रोजन के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही होता है और अपने वाह्यतम कोष में वो 2 करना चाहता है, क्योंकि उसका जो पड़ोसी है हीलियम, उसके वाह्यतम कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो इसलिए क्या होता है, एक एक बॉन्ड बन जाता है ऐसे। एक हाइड्रोजन ने इससे साझा किया 1 इलेक्ट्रॉन का, ऐसे इससे भी साझा करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का, और ये हाइड्रोजन भी साझा करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो ये नाइट्रोजन भी इन सभी हाइड्रोजन से साझा करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन का, और इसके वाह्यतम कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये देखो, तो एक एक बॉन्ड बना है, कितने बॉन्ड बना है, मैं एक बार संरचना बना देता हूँ, N बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। तो आपको समझ में आ गया होगा एक अणु में कितने बंध होते हैं। आप देख लीजिए, केवल एक एकल बंध होता है, केवल द्विबंध होता है, केवल त्रिबंध होता है, फिर लिखा है द्विबंध तथा एक एकल बंध होता है। ऐसा तो नहीं है ना, अमोनिया में क्या होता है, केवल एकल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केवल एकल बंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, केवल सिंगल बॉन्ड है, केवल क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कोई ट्रिपल डबल बॉन्ड नहीं है। बात समझ में आई? विकास पनिका, स्वागत है आपका डेल्फी इंस्टीट्यूट में।
पवन कुमार, स्वागत है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेल्फी इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग कर रहे हैं कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बन और कार्बन की यौगिक जो है उनको यहाँ पर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं और ये क्वेश्चन क्यों करवाना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन के आते नए वो यहीं से लिए जाते हैं और साथ में जो आपके जो पुराने क्वेश्चन बने हैं पहले कभी ना कभी तो नए बनाए गए ना, वो क्वेश्चन यहीं से हैं। तो आप पुराने क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे और नए क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो हो जाएंगे। साथ में आप ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ओरिएंटेड होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। यानी इसका टोटल टोटल जो फोकस होता है कहाँ से होता है, ये आपका एग्जाम फोकस होता है। ठीक है, आयुष पवन फास्ट, अच्छा भैया फास्ट पढ़ा रहे हैं। चलो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। बक मिनिस्टर फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। कार्बन के एलोट्रॉप याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप ग्रेफाइट जो विद्युत धारा का चालन करता है, और डायमंड जो चमकदार होता है विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, और फ्लोरीन कोयला, ये सब क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं। तो ये फ्लोरीन क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, अपर रूप है, बात रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, 5 का आंसर बताइए। ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन है। समावयवी क्या होते हैं, समावयवी का मतलब होता है अणुसूत्र एक ही हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग लिखे जाए। ठीक है, अब ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब क्या होगा, कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, याद रखिएगा हमने बताया था एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होती है। सी यानी H2n+2 बताया था मैंने। तो 4 दूनी 8 और 8 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे सब बने हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये तो पहला ही है 4 कार्बन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कर दी, बाइंडिंग गलत कर दी, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है, बाकी सभी बैलेंसी वगैरह पूरी है, ये हमने खूब सिखाया था श्रृंखला बना बना करके, है ना। और यहाँ पे देखो ये गलत बना दिया, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि ये इस प्रकार से कभी बॉन्ड बन जाए, है। ये आपका साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा सॉरी, ये साइक्लोब्यूटेन बना है आपका, ये क्या बना है, साइक्लोब्यूटेन बना हुआ है, हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका साइक्लोब्यूटेन है। लेकिन याद रखिएगा क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आप इसे, यहाँ पे ब्यूटेन लिख रखा है इन्होंने, तो इसको हम नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे, केवल पहले और दूसरे को लेंगे। ठीक है, अगर साइक्लो ग्रुप ले लिया जाता तो समय भी इसको मानते, लेकिन ये देखिए पहला और दूसरा कहाँ पर, ये पहला दूसरा है आपका सी में, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत फटाफट आंसर दे रहे हैं आप लोग। ये क्या है, एथेनॉल है ना, और एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराने से क्या बनता है, एथेनॉइक अम्ल बनता है। ऑक्सीडेशन कराने से, ये है ऑक्सीकारक, क्या है ये, KMNO4 ऑक्सीकारक, K2Cr2 7 क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, ये क्या है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, ऑक्सीकारक है बी। चलिए इसके अलावा एक और याद रखिएगा, K2Cr2O7, K2Cr2O7, लेकिन ये एसिडिक मीडियम में होगा, क्षारीय माध्यम में होगा, ये भी ऑक्सीकारक है। अगला है फ्लेडियम निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल, यानी कि जो तेल होते हैं उनमें हाइड्रोजन से अपकृत कराने पर क्या होता है। अब देखो ये जो तेल होते हैं ना, ये होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं, मतलब इनमें डबल बांड या ट्रिपल बांड होगा, डबल बांड होते हैं मुख्यतः, और इनकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से निकिल, प्लेडियम या प्लेटिनम जैसे धातुओं की उपस्थिति में कराने से क्या होता है, ये डबल बांड टूट जाते हैं और इनके स्थान पे कौन कौन लग जाता है, हाइड्रोजन लग जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया, क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, और याद रखिएगा संकलन को भी क्या कहते हैं, योगात्मक कहते हैं। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, 8 क्या है, किसमें OH क्रियात्मक समूह होता है, ये तो सबको पता होगा ना,
ब्यूटेनोन कीटोन है ना, ये ब्यूटेनोन मतलब कीटोन है। ब्यूटेनोन 4 कार्बन का क्या है, कीटोन है, 4 कार्बन का कीटोन। और ब्यूटेनॉल, नॉल क्या होता है, नॉल क्या होता है, एल्कोहल होता है, OH 4 कार्बन का एल्कोहल। ब्यूटेनिक अम्ल 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। ब्यूटेनैल एल्डिहाइड है, ये 4 कार्बन का एल्डिहाइड, 4 कार्बन का एल्डिहाइड। ये देखिए, अब आप खुद ही बता दीजिए, बाकी वैलेंसी जो पूरी करनी होगी किससे पूरी करेंगे, ये पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। तो इसमें पूछा गया था OH क्रियात्मक समूह किसमें होता है, तो OH क्रियात्मक समूह किसमें होगा, ब्यूटेनॉल में। ऑल देख करके ही लगा सकते थे आप इसको, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आयुष पासवान जी, सॉरी, आयुष पवन। साबुन जो होता है, साबुन के अणु में, साबुन के अणु में क्या होता है, साबुन जो होते हैं ना, उनकी लंबी फैटी लीवर फैट, ये जो चैन होती है फैटी, और यहाँ पर होता है क्या, पोलर इंड। इसे कहते हैं हेड, सिर, इसे कहते हैं टेल, यानी पूंछ। ये पूंछ है, पूंछ है ना, और ये क्या है, सिर है। ऐसे सोडियम पोटेशियम साल्ट फैटी साल्ट होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जल रागी क्या होते हैं, जल विरागी होता है। देखो शीर्ष कैसा होगा भैया, ये शीर्ष है, तो ये जल रागी है। अब देख के बता दो कौन सा आंसर होगा। और ये जल विरागी है, जल विरागी मतलब जलद्रोही, है ना। जल से स्नेह कौन करता है, सिर करता है, सिर। यानी फैट से कौन जुड़ेगा, पूंछ वाला पार्ट जुड़ेगा। तो जो पूंछ है कैसा है, जल विरागी। कहाँ ये पूंछ है और कहाँ है जल रागी भाई, जल रागी शीर्ष और जल विरागी पूंछ, पहले ही ऑप्शन था, मैं ढूंढ रहा था। जिसका गलत हो जाए चिंता मत करना। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, इलेक्ट्रॉन बिन संरचना कौन सही प्रदर्शित कर रहा है। नाइट्रोजन के वायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, मैंने बताया नाइट्रोजन के वायतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और N2 नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन को बताना है, तो 3 ये हो जाएंगे, 3 आपस में ही साझा करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो ये संरचना आपको बनानी चाहिए, ठीक है। ये संरचना आपको बनानी चाहिए। देखिए ऐसा कहाँ बना हुआ है, ऐसा ये बना हुआ है, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे ऐसे, ऐसे, है ना। तभी तो N ट्रिपल बॉन्ड N लिखा जाता है। याद रखना क्या याद रखना, इसमें 1 सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होगा। बात समझ में आई। एथाइन, एथाइन क्या है भाई, एथ मतलब 2 कार्बन, और आइन मतलब क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये एथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथाइन। याद रखना इसमें भी जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ क्या होगा, 1 सिग्मा और 2 पाई होगा। अगर पूछा जाए एथाइन में कुल सिग्मा पाई है, तो ये भी सिग्मा है आपका और ये भी सिग्मा है, तो कुल कितने सिग्मा हो जाएंगे जरा बताओ। कुल सिग्मा की अगर हम बात करेंगे तो कितना सिग्मा हो जाएगा, 3 सिग्मा हो जाएंगे, और पाई कितने हो जाएंगे, 2। ऐसे आपको करना है, तो आपका आंसर आपको पता चल गया होगा क्या होगा। या देख लेना, ये देखो कैसा दिया, S3 दिया हुआ है ना, तो जल्दीबाजी में नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, निम्नलिखित में से आसंतृप्त यौगिक को पहचानिए। निम्नलिखित में से आसंतृप्त जो है यौगिक है उसको पहचानना है। प्रोपेन क्या है, एन है, एन का मतलब एल्केन होगा। एल्केन कैसा होता है, मेथ एथ प्रोप, ऐसा सिंगल बॉन्ड। प्रोपीन मतलब ये क्या है, ईन है, एल्काइन है। एल्काइन का मतलब कहीं ना कहीं, सॉरी एल्कीन है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। आइन है मतलब, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्या आएगा, कहीं ना कहीं इसमें क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। क्लोरोप्रोपेन मतलब मेथ एथ प्रोप है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लोरीन लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन किस में होता है, या तो डबल बॉन्ड में होता है या ट्रिपल बॉन्ड में होता है। तो ये असंतृप्त है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तभी आप क्या कहोगे, असंतृप्त। वैसे भी याद रखिएगा,
जो एल्कीन होते हैं ना, एल्कीन, ये क्या है, प्रोपीन मतलब क्या है, एल्कीन है, और ये क्या है, एल्काइन है। तो ये दोनों कैसे हैं, असंतृप्त हैं। दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा कहाँ है, देख लीजिए, टिक लगा लीजिए, डी, 12th का डी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करता है, कैसे करता है, याद रखना, क्या याद रखना, कि जो एल्केन होता है ना, एल्केन, एल्केन में अगर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, क्लोरीन जोड़ना है, Cl2, तो उसके लिए क्या लेना होगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, हेलो एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, हेलो एल्केन बनाता है, यानी हेलोजन प्लस एल्केन। मैं एग्जांपल बताऊं एक आपको, एक एग्जांपल बताऊं, देखो, CH4 प्लस Cl2 गिव्स आउट, सूर्य प्रकाश यानी H क्या बन जाएगा, CH4 की जगह पर एक H हटेगा और CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। क्या बन गया, क्लोरोमेथेन बन गया। तो क्या होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होगा, किसकी उपस्थिति में होगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। बहुत सरल क्वेश्चन था ये। आयुष पवन के सारे क्वेश्चन सही रहते हैं, बहुत सही बेटा। साबुन के मिसल में क्या होता है, साबुन के मिसल में, चलो अभी आपने साबुन पढ़ा था ना, मिसल कैसे बनता है, जरा इसको देख लो, मिसल कैसे बनता है। जो फैट होता है ना, ये फैट है, ये जो मैंने रेड से बनाया ये क्या है, फैट है। अब जब इसको पानी से, आप पानी से रगड़ते हो तो क्या होता है, बर्फ के साथ, ओ सॉरी, साबुन के साथ में पानी के साथ रगड़ते हो तो क्या होता है, साबुन में दो भाग आपने पढ़े थे, साबुन में कितने भाग, दो भाग, एक जल रागी और दूसरा जल द्रोही। ये कैसा है, जल रागी है, और ये कैसा है, जलद्रोही है। कैसा है, जलद्रोही, याद रखना। तो जो जलद्रोही होता है, ये फैट कैसा है, ये फैट भी जलद्रोही है। तो जैसा कि हम लोग होते हैं, कहीं बार जाते हैं तो अपने जैसा ढूंढते हैं ना, तो जैसे साबुन इस पर रगड़ा जाएगा, इस साबुन का जो भाग है अपने जैसे वाले को ढूंढेगा, उसी से जाकर के चिपक जाएगा। तो होगा क्या, होगा क्या, ऐसा देखो क्या होगा, ये जो जलद्रोही वाला भाग है ना, वसा जो साबुन आपने लिया उसके जलद्रोही वाले भाग से चिपक जाएगा, है ना, और आगे की तरफ जलरागी ऐसे रहेगा। तो क्या होगा, ऐसे जो मिसल बनेगा उसमें कुछ ऐसे बनेगी, जो जलरागी वाला भाग है वो किधर रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, और जल विरागी या जलद्रोही वाला जो रहेगा वो किधर रहेगा, अंदर की तरफ। अब ये वसा जो जो ये फैट था, फैट का जो कण था, जब कैसा था, जल आघुलनशील था, वो कैसा बन गया, इसके किनारे किनारे कौन कौन आगे, इसके किनारे किनारे आगे जल अनुरागी या जल स्नेही वाला भाग हो गया, ये जल स्नेही हो गया। और अंदर वाला क्या है, अंदर वाला क्या भैया, अंदर वाला जल द्रोही है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, साबुन का जो आयनिक सिरा गुच्छ होता है सतह सतह पर, तथा कार्बन जो गुच्छ होता है अंदर की तरफ होता है। पहली बात यही सही लिखी हुई है, बाकी आप पढ़ लो। साबुन का आयनिक सिरा अंदर की तरफ, ये गलत लिखा हुआ है। आयनिक सिरा तथा कार्बन दोनों गुच्छ अंदर की तरफ, आयनिक सिरा और गुच्छ दोनों अंदर होते, दोनों कैसे अंदर होंगे, आयनिक सिरा कार्बन श्रृंखला दोनों, ये बाहर सारी चीजें बाहर खराब लिखेंगे, गलत लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, एन या के, बिल्कुल, सोडियम पोटेशियम साल्ट होते हैं सोप, सोडियम पोटेशियम फैटी जो होते हैं फैटी एसिड होते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, पेंटीन C5H15 हुआ, पेंटेन है ना, पेंटेन एल्केन है, इसमें आपको सह संयोजी बंध बताना है, कुल सह संयोजी बंध बताने हैं, ठीक है। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन ऐसे बनाने, बताओ भाई, 5 कार्बन आप ये हो गए। अब यहाँ पर बाकी वैलेंसी किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से पूरी करना है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो आप बता दो जरा, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे, आप कहोगे मजाक कर रहे हो सर, इसमें तो पाई बॉन्ड होंगे नहीं, केवल क्योंकि एल्केन है। तो आपके कितने होंगे जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो गए, 16 सहसंयोजी बंध हो गए, बिल्कुल 16। इस बार चूक गए, नहीं सिमरन, हमें सब दिख रहे हैं, कमेंट ज़्यादा रहते हैं इसलिए उसके ज़्यादा दिखते हैं।
आयुष मैं बहराइच से हूँ। ये साबी के भी आंसर हैं भाई, मैं देख रहा हूँ मैं, चिंता ना करो, मैं देख रहा हूँ, आंसर सही होते हैं सबके। इस बार आयुष का गलत हो गया, कोई नहीं। चलो, बेंजीन, बेंजीन का संरचना सूत्र क्या होता है, बेंजीन को जरा देख लो। बेंजीन क्या है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैकेल। क्या नाम था, हैकेल। वैसे पूछा नहीं जाएगा आपसे, मैं बता रहा हूँ, ऐसे कहानी सुन लो। उन्होंने बेंजीन की संरचना बताई थी। उसमें क्या होता है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं ऐसे, ये अनुनाद में होते हैं, रेजोनेंस में होते हैं। ये क्या होता है रेजोनेंस, अब हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे। पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रीलोकेट करते रहते हैं, मतलब पूरे कंपाउंड में चलते रहते हैं, इसे कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं। तो इसकी संरचना चाहे ऐसी बनाई जाए और चाहे ऐसी बनाई जाए, देखना, चिंता ना करो, अगर कमेंट ना देख पाए तो चिंता नहीं किया करो, परेशान हो जाते हो, हमारा कमेंट ही नहीं देखे सर जी। ठीक है, ये देखो बच्चा, ये दोनों संरचनाएं बेंजीन की बनी हुई हैं। इस कारण से बेंजीन को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, जरा देख लो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे करके, ऐसे, है ना। इसे कंकाली संरचना कहते हैं। तो आ जाए तो ये भी मान लेना कि बेंजीन की संरचना है। कल को दे दे इस बताओ कौन सी बेंजीन की संरचना नहीं है, है ना। तो ये बेंजीन की संरचनाएं हैं। ओहो, ये पेज नया खुल जाता है। ये भी बेंजीन की संरचना है, ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। तो इन दोनों को मिलाकर के एक और बनता है ऐसे, आपने देखा होगा बीच में गोला। तो ये तीनों क्या, पांच बने हुए, 1 2 3 4 5 हैं, एक ही लेकिन 5 तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप जरा देख के बता दो बेंजीन की संरचना कौन सी है। इसमें देखो गलत बॉन्ड लगाए, ये तो है ही नहीं है ना। यहाँ पर देखो केवल सी दिख रहा है, बिल्कुल सही, सभी लोगों का सही है। आज नहीं है, कहाँ नहीं है भाई, कहाँ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो दो उत्पाद बनाता है, यह उत्पाद क्या होता है बताओ आंसर, बताओ, सबका आंसर देख लेते हैं, इसके बाद तब बताएंगे आंसर हम अपना। अच्छा, ज्ञानोदय से हैं। ज्ञानोदय के गुरु जी काफी अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए बताइए 14। एथेनॉल जो है बेटा ना, देखो एथेनॉल CH3 CH2, एथेनॉल CH3 CH2OH, ये एथेनॉल है ना। अब एथेनॉल जो होता है, ये जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, देखो सोडियम जो है रिएक्टिव हाइड्रोजन को हटा देता है, यहाँ पर ये जो O बॉन्ड H है ना, इसी से अभिक्रिया करेगा ये। तो होगा क्या, ये बन जाएगा CH3 CH2 और ONA, इसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड।
जब कभी किसी भी साल्ट का नाम लिखते हैं ना, तो उसमें पहले धनायन लिखते हैं, नहीं पहले पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, इसके बाद ऋणायन लिखते हैं। तो Na प्लस वाला और जो एथॉक्साइड आयन है वो बाद में लिखा जाएगा, इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड है ना। या एथेनॉल लिखा है, एथेनॉल, ठीक है, तो इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड। याद रखना ये है एथॉक्साइड, ये CH3 CH2O माइनस, या इसकी जगह पे पोटेशियम होता तो भी यही क्रिया होती, ठीक है, और ये Na प्लस होता है ऐसे, तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है। बाकी साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्या निकलेगी, साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस H2। तो क्या होगा, यहाँ पे देख ली सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये आपका Cl हो जाएगा। चलिए बताइए ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या है। क्या संरचना सूत्र है, बताएंगे आप। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन का अम्ल बनाना है, और 4 कार्बन का अम्ल बाकी वैलेंसी किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 ही बॉन्ड बनाता है ना, तो 3 इधर पहले बने तो इसलिए मैंने 3 बना दिए, एक बना हुआ था 3 मैंने बना दिया, यहाँ पे 2 बने हुए थे, ऐसे आपको लिखना है ना। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा, CH3 1 2 3 4 5, ये तो पेंटेनोइक अम्ल है, ब्यूटेनोइक पूछा गया तो ये तो है नहीं, है ना, 1 2 3 4 यही तो है, देखो CH3 CH2 CH2, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। जी बिल्कुल, स्वागत है भाई सब लोगों का ज्ञानोदय के, जितने भी स्टूडेंट आज आए हैं। हमारी डेली क्लास 8 बजे लाइव चलती है। हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, खास करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, और बाकी जो टॉपिक थे प्रीवियस क्वेश्चन वो हम करवा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए, मैं सबका आंसर देखता हूँ कौन कौन आंसर दे रहा है। बहुत सही। सब लोगों ने आंसर सही दिया है, बहुत सही बेटा। सिरका का विलेन क्या होता है, जल 5% से 8% जल में होना चाहिए, क्या, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH होता है ना, विनेगर, विनेगर कहा जाता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि, ऐसा क्यों होता है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, अंकित, नाम तो बताओ भाई, अंकित लिखा हुआ है, अंकित। चलो मैं फोन खोल लेता हूँ, उसमें देखता हूँ कमेंट।
अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोगों ने दिया। अंकित, आयुष, और कौन कौन लाइव है? आर्ट मेमोरी, क्या लिखा? आर्ट मेमोरी, अंकित, सैम। अच्छा भाई, चलिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH। अब खनिज अम्ल क्या होते हैं? जैसे H2SO4 है, जैसे HNO3 है, जैसे जैसे HCl है। ये क्या है? खनिज अम्ल है। तो ये प्रबल अम्ल होते हैं क्योंकि ये जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित होते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो पूर्णतया वियोजित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं पूर्णतया वियोजित नहीं होते। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया, क्योंकि पूछा गया कि खनिज प्रबल अम्ल क्यों होते हैं, क्योंकि ये पूर्णतया वियोजित होते हैं। खनिज अम्ल पूर्णतया आयनित होते हैं। आयनित मतलब अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे H2SO4 है ना, H2SO4 है, ये जाएगा कैसे? 2H+ देगा और SO4 सल्फेट आयन आएगा, है ना, 2H+ और सल्फेट। लेकिन एसिटिक एसिड ये भी टूटेगा तो क्या देगा? एसीटेट आयन देगा, CH3COO- प्लस H+ देगा। लेकिन याद रखना, ये पूरा वियोजन होने का मतलब ये है, जैसे आपने मान ली 5 मोल लिया, 5 मोल मतलब पदार्थ की मात्रा को मापने का मात्रक होता है। 5 मोल लिया, 5 मोल से 1 मोल, आधा मोल ऐसे वियोजित हो रहा है, बाकी बचा रह रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल कहलाएगा। लेकिन पूरा पूरा वियोजित हो जाए क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, तो ये पूर्णतया वियोजित हो जाता है। फिर अगला क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतया आयनित होते हैं। ये तो गलत लिखा हुआ है, पूर्णतया नहीं होते हैं, आंशिक रूप में होते हैं। खनिज अम्ल आंशिक होते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक, हाँ बिल्कुल, हमने बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और चौथा। पहला चौथा कहाँ पर है? इसमें ए में है। तो 20 का क्या हो जाएगा? ए। भैया बिल्कुल, सॉन्ग टेक लिरिक, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं कहीं अलग से उठा के लाया हूँ। हमने प्रवेश क्वेश्चन पहले करवा दिए हैं, जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन थे वो पहले करवा चुके हैं। इसलिए जो नए क्वेश्चन जो बनेंगे या जो क्वेश्चन नए बने हुए पहले से हैं वो यहीं से बने, कहीं अलग से नहीं बने हैं। या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक तो, या तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इसलिए इसके क्वेश्चन करवा रहे हैं। बाकी हम लोग देखें कि बहुत सारे लोग करवाते हैं क्वेश्चन, तो ये इसको नहीं करवाते हैं, क्योंकि जो नए क्वेश्चन बनते हैं इस बार जो क्वेश्चन बन के आएंगे 100% श्योर है कि नए क्वेश्चन ड्रॉप होंगे। जैसे पहले तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एक ऑप्शन में होते थे वो बहुत सारे ऑप्शन में आएंगे, मतलब ऑप्शन कई सारे रहेंगे, वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे अभी आप ये देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 20 है। और दूसरा, ये कथन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आएगा, ये आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ही मिलेगा, तो आपको करना तो पड़ेगा ही, अपने नहीं किया फिर करो। सर होम साइंस का मॉडल पेपर समझाइए। ठीक है, होम साइंस करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन अगला करते हैं। ठीक है, होम साइंस के मैं क्वेश्चन करवा सकता हूँ, साइंस पोर्शन के क्वेश्चन ही करवाऊंगा। होम साइंस में साइंस के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं करवा दूंगा उसको। ठीक है, काम करना पड़ेगा, आपने रिक्वेस्ट की है तो मैं करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। अभी मैं साइंस करवा रहा हूँ, 1-2 दिनों में उसके क्वेश्चन मैं ढूंढ के जितने क्वेश्चन साइंस वाले हैं सारे क्वेश्चन एक जगह लेकर के क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, अगर 2-3 क्लास होंगी तब। चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कार्बन के 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा 4 एकल बंद संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं। चारों बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? ये क्वेश्चन समझिए। अभी हमने आपसे बात की थी ना कि कार्बन के वाहितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4।
अब ये क्या करना चाहता है, ये चाहता है कि अपना पड़ोसी जो है उसके जैसा बन जाए, यानी 4 साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन करेगा, फिर इसके बाद हमको स्मार्ट हो जाएंगे। पहले कितने थे, पहले कितने थे, 4 थे, तो अब कितने हो गए 8, और 2 अंदर थे, तो 8 2 कितना हो गया 10। 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, नियॉन के पास होता है। किसके पास होता है, नियॉन के पास। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जरा बताओ हमको, कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, देखोगे क्या लिखोगे, 2,4 लिखोगे। अब इसकी वैलेंसी कितनी, 4 है, यानी 4 के साझेदारी और करेगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 2 पहले से, तो कितना हो गया 10। यानी कि कार्बन के पास साझेदारी के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नियॉन के पास होते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। बस आप लोगों की रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार आज विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और भी बच्चे आएँ साथ में। आप अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आपको लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं लाइक की संख्या कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जल के अणु सही इलेक्ट्रॉन विन्यास संरचना दर्शाते हैं। देखो जल, ऑक्सीजन जानते हो, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है जल में, H2O। जल तो आप जानती होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। अब हाइड्रोजन के वायतम कोष में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के वायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी संख्या 2 होगी। ये हीलियम जैसा बनना चाहेगा, अपने पड़ोसी जैसा, सब अपने पड़ोसी जैसा बनना चाहते हैं। ऑक्सीजन अपने पड़ोसी जैसा बनेगा भी, देखना। और ऑक्सीजन के वायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं पता। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 2,6 लिखेंगे, यानी वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। अब इसकी संयोजकता अगर निकालनी है, बैलेंसी निकालनी है, क्या निकालनी है, संयोजकता निकालनी है, तो हमने बताया है अगर वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से कम हो तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या हो जाएगी, संयोजकता। लेकिन 4 से ज़्यादा हो तो क्या करिए, 8 में से घटा दीजिए, तो 8 में से 6 घटाओ कितना आएगा, 2। यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन इसके वायतम कोष में जो है वो रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 ना, 6 बना दिए मैंने। अब ये साझा करेगा ऐसे, ये कैसे भी ये बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ऐसा बनाएं कि थोड़ा अच्छा लगे तो और अच्छा रहता है। ये तो देखिए, यहाँ पर अगर ये सर्कल ना बनाया गया होता तो ये ऐसे बना होता, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ही हैं ऐसे। तो ऐसा एक ही जगह बना हुआ, देखिए सी में, है ना, इलेक्ट्रॉन बिंदुदार संरचना है ना। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया सीरीज श्रृंखला, एक मैंने करवाया था कि जो कार्बन तथा कार्बन यौगिक के आईपीएससी जब करवाई थी, वहाँ पे हमने पूरा बेसिक से बताया था कि कैसे श्रृंखला पहचाननी होती, कैसे आपको नंबरिंग करना होता है, कैसे नाम लिखना होता है, सारी चीज़ें बहुत बेसिक से बताई थी। शून्य से मतलब ये मान के चलो अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं है तो कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी श्रृंखला देखो, ये इसमें श्रृंखला आपको देखनी है, देखो ये इसमें सीधी श्रृंखला ये है, कहीं ब्रांच है नहीं। देखो सड़क का मतलब ये, इसमें कहीं रास्ता ही नहीं, मतलब आपको कहीं इधर उधर अगर रास्ता ना मिले, मतलब कोई दूसरी श्रृंखला ना मिले तो सीधी श्रृंखला कहलाएगी। इसको देखोगे यहाँ भी आपको श्रृंखला मिलेगी ऐसी सीधी, यहाँ देखोगे यहाँ शुरू करो CH3 CH2 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 CH3 ऐसे मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखोगे एक तरफ शुरू करो ऐसे CH3 CH CH2 CH3, ये ऐसे, लेकिन ये बगल में छूट जा रहा है CH3, तो ये क्या हो जाएगी, पार श्रृंखला हो जाएगी। तो ये जनक श्रृंखला, और इसमें ये बचेगी पार श्रृंखला। तो इसमें पूछा गया था जनक सीधी श्रृंखला नहीं है, नहीं जिसमें पार श्रृंखला भी है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। वैसे नाम क्या लिखा जाएगा, क्या बता सकते हो आप इन सबके नाम, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो क्या कहलाएगा, ये हेक्सेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हेक्सेन। और यहाँ भी 3 और 3 6 कार्बन हेक्सेन ही है, 3 और 3 6 कार्बन हेक्सेन ही है। और यहाँ पर 3 2 5 कार्बन है, तो ये क्या है, ये है 2 मेथिल पेंटेन, क्या है, 2 मेथिल पेंटेन है। कैसे लिखते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो पहले से बनाया, मतलब लाइव क्लास हुई थी, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। पहली बार सर हंसकर पढ़ा रहे हैं, अच्छा।
हाँ, ऑफलाइन पढ़ाते हैं बेटा, क्लास चलती है हमारी ऑफलाइन। डीएलपी इंस्टीट्यूट नाम से क्लास चलती है। इसमें कुछ बच्चे हैं हमारे ऑफलाइन वाले, ये जो कमेंट किए हैं हम लोगों का भी ना, वही, ये मेरे बच्चे ऑफलाइन वाले हैं। बहुत, जब कोई नहीं होता तब भी ये साथ में रहते हैं। बच्चे कह रहे हैं हमेशा आप सीरियस पढ़ाते हो, आज हंस के पढ़ा रहे हो। चलो अब हंस के ही पढ़ाया करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आपको बताना है कौन सा असंतृप्त। असंतृप्त माने डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलना चाहिए, यानी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मिलती है तो क्या कहलाता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें कोई भी आपको बॉन्ड दिख ही नहीं रहा, सब बॉन्ड बना के दे दे, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे दूसरे में आपको एक ट्रिपल बॉन्ड मिला, यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा है और बाकी 2 पाई हैं, है ना। ये मैं बता दे रहा हूँ ताकि अगर आपको यही क्वेश्चन दे करके पूछ ले बताओ कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो आप कर पाओ, ठीक है। इसमें देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड है। नितेश कमेडी, नितेश स्वागत है आपका डीएलपी इंस्टीट्यूट में। सिमरन ने बताया है डी, किसका डी बताया भाई, लिख दिया करो। 24 का बताया, 20 किसका बताया, तो सेकंड एंड फोर्थ कहाँ है, सी में है, तो 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत सही। चलो बताओ, ये एक ही समजातीय, सजातीय समजातीय श्रेणी के हैं, मतलब सारे एल्केन हो सारे एल्कीन हो, ऐसे बोलना है, बताना है आपको, है ना। एक ही सजातीय श्रेणी का नहीं है, तो देखो CH4 ये क्या है, एल्केन है ना, ये एल्केन है सिंगल बॉन्ड वाला, और ये क्या है, ये भी एल्केन है 2 कार्बन का, है ना, 3 हाइड्रोजन लगाए जाएंगे। ये भी क्या है, एल्केन है, ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, 3 दूनी 6, 6 2 8, ये भी क्या है, एल्केन है। देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या से 2 गुने से 2 ज़्यादा होती है, तो पहचान लोग। यहाँ देखो 4 दूनी 8, जबकि ये क्या है, एल्कीन है, क्या है ये, एल्कीन। हाइड्रोजन की संख्या एल्कीन में कार्बन के 2 गुने होती है, ये एल्कीन है। तो ये दूसरे जाति का हो गया, बिरादरी से अलग हो गया, तो ये सभी एक ही जाति के हैं, और ये जो डी है वो अलग जाति का है, इसलिए 25 का नंबर क्या हो जाएगा, डी हो गया। पूछा गया था कौन नहीं है, बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, अच्छा भैया। चलिए पूछा गया यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है, क्या नाम है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे इसका, यहीं से कर लेंगे 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा, 4 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, और अल लगा है तो प्रोपे नल। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, अल, है ना, अल, तो प्रोपेनल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 26 का ये। जी भैया बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, क्या गया कहा गया है, में उपस्थित विषम परमाणु, विषम परमाणु कौन सा है। अब कार्बन हाइड्रोजन की जो, कार्बन हाइड्रोजन की जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न ही सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। उनमें व्युत्पन्न किसका होता है, उसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया जाता है, क्लोरीन जोड़ दिया जाता है, या सल्फर जोड़ दिया जाता है, नाइट्रोजन जोड़ दिया जाता है ना। क्लोरीन जोड़ दिया तो क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया, या ऑक्सीजन जोड़ दिया तो यहाँ पर आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, या फिर आपका
एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है ना। तो कौन कौन है इसमें? ऑक्सीजन और क्लोरीन। कहाँ है ऑक्सीजन? ये है, क्लोरीन ये है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और चौथा, यानी कि 27th में डी। सावी को याद कर ले रहे हैं, सावी, सावी ने डिलीट कर दिया अपना आंसर ही, तो क्या डिलीट देखें, मैसेज डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया भाई? 28, 28 देखिए, साबुनीकरण क्रिया कौन दर्शाता है? चलो बताओ, मैं आंसर कमेंट ही देखता हूँ आपका। 27, 28 का बताइए, 28 का। साबुनीकरण प्रक्रिया बतानी है आपको, साबुनीकरण प्रक्रिया जिसमें साबुन का निर्माण हो रहा हो। देखो साबुन का निर्माण कहाँ हो रहा है? साबुन मैंने बताया था बड़ी सी कार्बन श्रृंखला होती है, और COO के साथ में इधर O के साथ Na होगा, या फिर क्या होगा, K होगा, पोटेशियम सोडियम साल्ट होगा। ऐसा कहीं दिख रहा है? ऐसे कार्बन श्रृंखला होगी। डी में दिख रहा है, बिल्कुल डी में दिख रहा है। ये देखो ये। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर ये जो वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल है, ये वसीय अम्ल है, और ये क्या है? ये एस्टर है, एस्टर। तो एस्टर का NaOH या KOH से अब क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। एल्काइन संजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ये क्वेश्चन देखिए, एल्काइन का प्रथम सदस्य क्या होता है? एल्काइन मतलब, एल्काइन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड वाला। और डबल बॉन्ड वाले के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ना, तभी तो डबल बॉन्ड लगा पाओगे आप। तो 2 कार्बन का क्या होगा? एथीन होगा कि एथाइन होगा? एल्काइन, एल्काइन से डबल बॉन्ड के लिए एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइन, यानी कि एथाइन। ये बीरू कुमार, स्वागत है DLP इंस्टीट्यूट में। आगे लघुत्तीय प्रश्न पर हम लोग, एथाइन की बिन इलेक्ट्रॉन बिंदा संरचना बनाइए तथा इसकी संरचना सूत्र भी लिखिए। अब ये करना है, इसमें तो आप सब नहीं बता पाओगे, इसमें तो हमको ही बताना पड़ेगा भैया। चलो नीचे वाले यौगिक जो है ना, इनके नाम लिखना है, तब तक आप लोग नाम लिखो। मैं 30 का एथाइन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना देता हूँ। एथाइन मतलब 2 कार्बन का एल्काइन, 2 कार्बन का एल्काइन। कार्बन कार्बन के वायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये। और दूसरा मैं बना देता हूँ हाइड्रोजन। तो इसका बन गया ये इलेक्ट्रॉन बिंदु डाट संरचना, ठीक है। अब इसको चाहो तो थोड़ा पास कर दो, मैं पास कर देता हूँ इसको, ये लो। और कलर भी चेंज कर दूँ, लो कलर चेंज कर दिया। भैया 31 में ऑप्शन नहीं है ये बेटा, 31 में आपको नाम बताना है, नाम, नाम बताना पड़ेगा। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे? हमने बताया पहले जनक श्रृंखला ढूंढो, जनक श्रृंखला कितने कार्बन की है? ये देखो जनक श्रृंखला मिल गई। ये जनक श्रृंखला है आपकी, कितने कार्बन की है? कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? COO के कार्बन से ही किया जाएगा। 1 2 3 4 और 5, क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनोइक अम्ल। मैं हिंदी में लिख दूं, पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। ये देखिए, इसको बताइए क्या नाम है इसका? 1 2 3 4, क्या नाम है इसका? 4 कार्बन का क्या हो जाएगा? ब्यूट, ब्यूट 1 आइन। क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। गुड बॉय, गुड बाय भैया। नींद आ रही क्या? सर आपके फ़ोन में मैसेज डिलीट,
हाँ, मेरे फ़ोन में मैसेज डिलीट हो जाता है। ये देखो मैसेज डिलीट हो जाता है। सत्यम साहू, स्वागत है डेल्फिन इंस्टीट्यूट में। सर आपके फ़ोन में मैसेज डिलीट नहीं होता? हो जाता है डिलीट। मैसेज जब डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा ना? अच्छा, चलो खैर नाम बताओ। नाम अमरचंद, स्वागत है डीएलपी इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल ला सकते हो भैया, बिल्कुल ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3 क्लासें करवा दी। देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए सारे साइंस के, लेकिन अभी मैं क्या करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, नए क्वेश्चन बनेंगे इस बार। हर साल बनते हैं लेकिन इस बार ज़्यादा क्वेश्चन नए आएंगे, क्योंकि इस बार जो यूपी बोर्ड का कंपटीशन है वो सीबीएसई बोर्ड से है। वो सीबीएसई बोर्ड का कंपटीशन कई साल उसका रहा, लेकिन इस बार ज़्यादा कर रहा है, टाइमिंग और सारी चीज़ों का। तो क्वेश्चन बनेंगे नए, तो इसलिए मैं इनके क्वेश्चन करा रहा हूँ। और पुराने क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और नए क्वेश्चन जो बनेंगे और बाकी बहुत पुराने सालों के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं सेशन में रिवीजन के टाइम रखूँगा। ठीक है।